Next, the cause-related periodontal therapy is synonymous with which of the phase of the periodontal therapy? देखो cause-related treatment जो होती है that is in phase 1, कि हमारा cause जो है उसे eliminate कर देंगे, that is the phase 1 of treatment in periodontal therapy. The phase 1 periodontal therapy is also called as non-surgical periodontal therapy. It is only cause-related therapy or initial therapy or etiotropic phase removal is the first phase. The objective of the phase 1 therapy is to alter or eliminate the microbial etiology and factors that contribute to gingival or periodontal diseases such as calculus and plaque to a greatest extent possible, thereby halting the disease progression and returning the dentition to the state of health and comfort. All right. प्रेफर्ड सीक्वेंस ऑफ पेरिडोंटल थेरेपी जो हम क्लिनिक्स में फॉलो करते हैं, सबसे पहले होता है एमरजेंसी फेज. एमरजेंसी कोई नीड रिक्वायर्ड है या नहीं है. देन वी गो फॉर नॉन सर्जिकल फेज. देन वी गो फॉर मेंटेनेंस फेज. मेंटेनेंस फेज एक ट्राइंगल बनाता है. मेंटेनेंस फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद सर्जिकल फेज एंड रेस्टोरेटिव फेज. ठीक है, कोई भी जो नीड है उसके हिसाब से मेंटेनेंस फेज जो चलता है. सर्जिकल के बाद हमेशा हम रेस्टोरेटिव फेज करते हैं. ठीक है, सो लास्ट इज द रेस्टोरेटिव फेज आफ्टर मेंटेनेंस फेज. लेट्स गो विद द थ्योरी. फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी फेज, जिसमें डेंटल और पेरियोपाइकल लीजन ट्रीट किए जाते हैं, पेरिडोंटल लीजन ट्रीट किए जाते हैं, या फिर कोई भी बाकी कोई दिक्कत हो रही है, दैट इज बीइंग ट्रीटेड इन फर्स्ट फेज. ऑलराइट, अगर उसी टाइम एक्सट्रैक्शन नीडेड है तभी हम करते हैं, नहीं तो अगर पेशेंट एक्यूट सिम्टम्स के साथ आया तो एक्सट्रैक्शन उस दिन करना बेटर नहीं रहता. ठीक है, अगर होपलेस दांत है तभी हम इसको एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, नहीं तो हम डेंटल पेरियोपाइकल थेरेपी से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे. सेकंड, नॉन सर्जिकल फेज. नॉन सर्जिकल फेज या फिर फेज़ 1 की जिसकी हम बात कर रहे हैं. फेज़ 1 में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू मॉनिटर द कॉज, प्लाक कंट्रोल एंड पेशेंट एजुकेशन, डाइट कंट्रोल. प्लाक कंट्रोल के बाद डाइट कंट्रोल इन पेशेंट विद रैम्पमेंट कैरीज. उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ द कैलकुलस एंड रूट प्लेनिंग. उसके बाद करेक्टिव एंड रेस्टोरेटिव प्रोस्थेटिक इरिटेशनल फैक्टर्स. ठीक है, मतलब कोई प्रोस्थेसिस की वजह से कोई इरिटेशन हो रही है वो फैक्टर रिमूव कर देंगे. देन एक्सकवेशन ऑफ कैरीज एंड रेस्टोरेशन, टेम्परेरी रेस्टोरेशन, वेदर अ डेफिनेटिव प्रोग्नोसिस, जो भी प्रोग्नोसिस उसके हिसाब से जो भी थेरेपी देनी वो देते हैं. फिर उसके बाद एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देते हैं फेज़ 1 में, ऑक्लूसिव थेरेपी देते हैं, माइनर ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट करवाते हैं, और प्रोविजनल स्प्लिंटिंग एंड प्रोस्थेसिस कम्स अंडर, दैट इज फेज़ 1 नॉन सर्जिकल फेज ऑफ द थेरेपी. सेकेंड आती है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्पॉन्स टू नॉन सर्जिकल फेज. अब ये नॉन सर्जिकल फेज हो गया हमारा, अब इसको इवैल्यूएट किया जाता है. इवैल्यूएशन में व्हाट वी विल चेक द पॉकेट डेप्थ एंड जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन. तो हम रिकॉर्ड्स को काउंटर करेंगे कि हमारी पहले कितनी थी अब कितनी है. फिर चेक करते हैं प्लाक एंड कैलकुलस. फिर आता है स्टेज 2 और फेज़ 2 सर्जरी, दैट इज सर्जिकल फेज. फेज़ 2 सर्जरी में हम करते हैं, फेज़ 2 जो है वो सर्जिकल फेज होता है जिसमें पेरिडोंटल थेरेपी जैसे कि प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट या कोई एंडोडोंटिक थेरेपी हम कर रहे हैं, ठीक, वो आता है. फेज़ 3 आता है रेस्टोरेटिव. फेज़ 3 इज़ रेस्टोरेटिव. पहले हमने जो है वो टेम्परेरी रेस्टोरेशन डाली है फेज़ 1 में, अब यहाँ फाइनल रेस्टोरेशन डाली जाती है. फिक्स्ड एंड रिमूवेबल प्रोस्थोडोंटिक्स अप्लायंस आर गिवन. इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्पॉन्स टू रेस्टोरेटिव प्रोसीजर्स इज रिकॉर्डेड एंड पेरिडोंटल एग्जामिनेशन आफ्टर 14 days 21 days इज डन. ठीक है, लास्ट आता है फेज़ 4. फेज़ 4 इज़ द मेंटेनेंस फेज. फेज़ 4 कौन सा होता है? मेंटेनेंस फेज होता है. फेज़ 4 में देर इज पीरियोडिक रीचेकिंग. सेकेंड इज प्लाक और कैलकुलस चेक किया जाता है कि कितना डेवलप कर रहा है, कि इम्प्रूव हुआ है नहीं हुआ है. जिंजाइवल कंडीशन चेक की जाती है. फेज़ 4 बेसिकली मेंटेनेंस की जा रही है. वहाँ पे जिंजाइवल कंडीशन, पॉकेट है, इन्फ्लामेशन है, ऑक्लूजन कैसा है, टूथ मोबिलिटी कैसी हो गई है, या क्या वो पहले से बेहतर है, क्या वो नहीं है, या कोई भी पैथोलॉजिकल चेंज अगर होता है, दैट इज़ काउंटेड अंडर मेंटेनेंस फेज, फेज़ 4. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज डायग्नोस एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इज नोन एज यील्ड. ठीक है, मतलब अगर हमारी कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ है पहले, अब वो हम नॉर्मल स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और उसमें वो निकल के आती है डिजीज़, तो उसको हम कहेंगे यील्ड, YEILD. क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग अ स्क्रीनिंग टेस्ट, फर्स्ट इज़ वैलिडिटी. वैलिडिटी का मतलब है अब टेस्ट शुड प्रोवाइड गुड इंडिकेशन ऑफ हु डज एंड हु डज नॉट हैव द डिजीज़. ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है सेंसिटिविटी. वैलिडिटी के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी. सेंसिटिविटी का मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव आ गया, कि कुछ ना कुछ तो बीमारी है. स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि टेस्ट ये बता देगा कि टेस्ट में कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बीमारी कॉज कर रहा है. ठीक है, सेकेंड वैलिडिटी की बात आती है बात रिलायबिलिटी की. रिलायबिलिटी इज़ प्रिसीजन. ठीक है, कि एक कंसिस्टेंट रिजल्ट कितने पेशेंट्स में आता है. मतलब हमने अगर 100 पेशेंट्स में
जो टेस्ट किया है, तो उनमें से 100 के 100 में क्या वो टेस्ट रिलायबल है? क्या हर एक पेशेंट में सेम कंडीशंस के अंदर सेम टेस्ट पॉजिटिव आता है? नहीं आता है, ठीक है। दैट इज़ रिलायबिलिटी, कि वो टेस्ट कितना कारगर है, कि अगर हम 100 लोगों में करें, 200 लोगों में करें, तो उसका आउटपुट कितना कारगर है, क्या वो 100% रिजल्ट देगा। थर्ड इज़ यील्ड। यील्ड इज़ अमाउंट ऑफ डिजीज़ दैट इज़ डिटेक्टेड इन द पॉपुलेशन रिलेटिव टू द एफर्ट, ठीक है। मतलब हमने खुद एफर्ट किया है, जहाँ पे प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़ या प्रेडिक्टिव वैल्यू थी वैल्यू, मतलब हो सकता है उसको डायबिटीज़ हो, लेकिन हो सकते वाली डिजीज़ थी, उसको हमें नहीं पता था कौन सी डिजीज़ है, लेकिन प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ थी, जिसको कि हमने नॉर्मल स्क्रीनिंग करके सारे टेस्ट करवा दिए। उसमें से फिर जो हमारी डिजीज़ निकल के आई, अनडायग्नोस्ड डिजीज़ जो अब डायग्नोस हो जाएगी, उसे हम कहेंगे यील्ड। नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ अर्ली कैरीज इज बेस्ट डिटेक्टेड बाय व्हाट? तो आंसर है हमारे पास DIFOTI, ठीक है। DIFOTI का मतलब होता है डिजिटल इमेजिंग फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन, ठीक है। डिजिटल इमेजिंग फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन, इट इज़ अ न्यू टूल जिसकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी इनेमल लीजन्स के लिए याद रखना है, इनेमल लीजन्स के लिए ज़्यादा होती है दैन अदर 3, रेडियोग्राफ से ज़्यादा, लेज़र डॉपलर फ्लोमेट्री से ज़्यादा, और ट्रांस इल्यूमिनेशन, नॉर्मल ट्रांस इल्यूमिनेशन से ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डेंटिन के जो लीजन होते हैं, लेकिन उनमें सभी की जो पावर होगी टू डिटेक्ट द लीजन वो बराबर होगी, लेकिन इनेमल लीजन्स के लिए DIFOTI जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट, एल्जिनेट सेट्स फास्ट ड्यू टू। एल्जिनेट बहुत से चीज़ों की वजह से फास्ट सेट करता है। जो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं कि इसमें अगर हम हॉट वाटर यूज़ करते हैं, तो हॉट वाटर जब यूज़ करेंगे तो एल्जिनेट विल सेट फास्टर। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म पानी उतना ज़्यादा सेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्रीज्ड बाय स्ट्रेन हार्डनिंग? इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो स्ट्रेन हार्डनिंग से डिक्रीज़ कर जाती है? देखो, सरफेस हार्डनेस नहीं करती, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं करती, और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट भी नहीं करती है डिक्रीज बाय स्ट्रेन हार्डनिंग। सिर्फ कोरोजन रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रेन हार्डनिंग से डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। कोरोजन रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है बाय स्ट्रेन हार्डनिंग। देखो, स्ट्रेन हार्डनिंग जो होता है दैट इज अनदर नेम फॉर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस विच इज डिफाइंड एज द वर्किंग ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज बिलो देयर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। बगैर गर्म किए हुए हम मेटल को थोड़े मार के ठीक कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं कोल्ड वर्किंग। ड्यूरिंग द कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन हार्डनिंग इज ऑब्जर्व्ड, दैट्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल आर अफेक्टेड, क्योंकि उसका जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो स्ट्रेन में आ जाता है, क्योंकि हम ऊपर से कोई ना कोई प्रेशराइज चीज़ मार रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग और कोल्ड वर्किंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अलॉय, इट इंक्रीजेज द हार्डनेस। क्या करता है? हार्डनेस इंक्रीज करता है। थर्मल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है विद द डिग्री ऑफ कोल्ड वर्क। सेकेंड आती है हमारे पास द इंक्रीज इन द इंटरनल स्ट्रेसेस। इंटरनल स्ट्रेस का भी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टॉर्शन ऑफ द लैटिस ऑफ द मेटल। मेटल का लैटिस वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारे जो थर्मल इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक। थर्ड इज देयर इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और कोरोजन रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। मतलब अब जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, अब कंडक्टिविटी जो है वो कम हो गई है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब कंडक्टिविटी कम हो गई है, तो अब कोरोड ज़्यादा इजीली कर जाता है। अब अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए अगेंस्ट द डिग्री ऑफ कोल्ड वर्क, मतलब आपने कोल्ड वर्किंग कितनी करी है और प्रॉपर्टी कितनी चेंज होगी, तो उसके बीच में एक ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं हम, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है। जो कोरोजन रेजिस्टेंस है और जो डक्टिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। मेटल बिकम्स लेस डक्टाइल, थोड़ा ज़्यादा स्टिफ होने लग पड़ता है, और कोरोजन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है, इंटरनल स्ट्रेसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर जाती है, और थर्मल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ कर जाती है। उसके बाद लास्ट में जो हार्डनेस है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। सिर्फ दो चीज़ें डिक्रीज़ करती हैं, डक्टिलिटी एंड corrosion resistance. Next, increased conjugated bilirubin and alkaline phosphatase in blood is seen in which disease? ठीक है, इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अल्कलाइन फॉस्फेटेज दोनों इंक्रीज करती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कौन से जॉन्डिस में? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में दोनों इंक्रीज करती हैं। तीन मेजर कैटेगरीज होती हैं जॉन्डिस की, हीमोलिटिक जॉन्डिस मेजरली, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर हीमोलिटिक जॉन्डिस है तो पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और कंप्लीट ब्लड काउंट में लो हीमोग्लोबिन आ जाएगा, ठीक है। पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई होगा और कंप्लीट ब्लड काउंट में बहुत ज़्यादा कम हीमोग्लोबिन आएगा इन हीमोलिटिक जॉन्डिस। जो हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होता है उसमें ALT लेवल्स और AST लेवल्स हाई होते हैं,
ALT, AST levels are high in hepatocellular jaundice. अगर ALP लेवल हाई रहते हैं तो देर इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के चांस. ALP सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर हाई है तो देर इज चांसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. ठीक है. नेक्स्ट, अ पेशेंट अंडरवेंट एन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंडिबुलर मोलर for which multiple injections of local anesthetic agent were given. He later developed itching and anaphylaxis. ठीक है. Development of anaphylaxis requires what? Anaphylaxis के लिए there should be exposure of antigen by IgE, that is latent period होना चाहिए. IgE एक बार एक्सपोजर हो गया एंटीजन का, उसके बाद IgE जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं. वो IgE जो है वो सेकेंड एक्सपोजर में क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट मास सेल डीग्रेनुलेशन. ठीक. अब सेकेंड टाइम जो रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव आएगा. यहाँ पे जो पॉइंट देखने वाला है वो है कि कौन सा एंटीजन जो है वो बन रहा है, किस एंटीजन में एक्सपोजर हो रहा है. तो एलर्जी का कंडीशन है, एनाफिलैक्सिस का कंडीशन, तो वहाँ पे ई से एक्सपोज होगा. ठीक है. इनिशियल एक्सपोजर, लेटेंट पीरियड, देन मास सेल डीग्रेनुलेशन विल स्टार्ट. नेक्स्ट, लीस्ट एक्सेस वाटर इज प्रेजेंट इन व्हाट. 4 ऑप्शन दिए, डेंटल स्टोन, इंप्रेशन प्लास्टर, मॉडल प्लास्टर, हाई स्ट्रेंथ डेंटल स्टोन. सो सबसे कम जो एक्सेस वाटर होता है वो होता है हाई स्ट्रेंथ डेंटल स्टोन के अंदर. ठीक है. हाई स्ट्रेंथ डेंटल स्टोन के अंदर सबसे कम जो एक्सेस वाटर है वो प्रेजेंट होता है. वाटर पाउडर रेशो ऑफ गिवन जिप्सम प्रोडक्ट्स टाइप 1 में होती है हमारे पास वाटर पाउडर रेशो 0.05 to 0.75. दिस इज वाटर पाउडर रेशो फॉर टाइप 1 इम्प्रेशन प्लास्टर. टाइप 2 होता है डेंटल प्लास्टर. टाइप 1 इज इम्प्रेशन प्लास्टर, टाइप 2 इज डेंटल प्लास्टर जिसका वाटर पाउडर रेशो होता है 0.45 to 0.50. टाइप 3 आता है डेंटल स्टोन. डेंटल स्टोन का वाटर पाउडर रेशो होता है 0.28 to 0.30. टाइप 4 होता है डेंटल स्टोन हाई स्ट्रेंथ. टाइप 4 इज डेंटल स्टोन हाई स्ट्रेंथ लो एक्सपेंशन. हाई स्ट्रेंथ लो एक्सपेंशन इसका आता है 0.22 to 0.24 एक्सेस वाटर. ठीक है, या फिर वाटर पाउडर रेशो. फिर उसके बाद आती है टाइप 5. टाइप 5 में डेंटल स्टोन दैट इज़ हाई स्ट्रेंथ हाई एक्सपेंशन, दैट इज़ 0.18 to 0.22 की वाटर टू पाउडर रेशो रहती है. मतलब इतना अगर हम वाटर डाल रहे हैं तो इतने हमारे पास पाउडर होता है. एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ सलाइवा इज एट्रीब्यूटेड टू ऑल एक्सेप्ट. देखो, एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ सलाइवा इज ड्यू टू IgA, इज ड्यू टू लाइसोजाइम्स प्रेजेंस इन सलाइवा, इज ड्यू टू लैक्टोफेरिन प्रेजेंट इन सलाइवा. ठीक है. बट अमीनो पेप्टाइडेज जो कि चौथा ऑप्शन है वो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. अमीनो पेप्टाइडेज इज द एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर दे पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है. जब मुंह के अंदर है ही नहीं तो ये कैसे अपना एक्शन करेगा. ठीक है. सो लेट्स गो विद द थ्योरी. सलाइवा इज क्रूशली रिच फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम्स एंड IgA. इसके अंदर ये चीज़ होती है, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम्स और IgA. इट इज़ क्रूशियल फॉर डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल स्पीशीज़. जितनी माइक्रोबियल स्पीशीज़ हैं उनके डिफेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है. सलाइवा प्रोड्यूसेस ओनली सलाइवरी अमाइलेज. सिर्फ अमाइलेज प्रोड्यूस करता है. ठीक है. अमीनो पेप्टाइडेज प्रोड्यूस नहीं करता है. सो फोर्थ ऑप्शन दैट इज अमीनो पेप्टाइडेज वो हमारा गलत मतलब निकल जाएगा, रूल आउट हो जाएगा. Next, the paresthesia of the lower lip is due to fracture of what? If the body of the mandible is fractured, क्या चीज़? Body of the mandible is fractured, then it will cause the paresthesia of the lower lip. Alright. Sensory supply to the lower lip comes from the mental nerve, which is most likely to be injured in fracture of body of the mandible. That is why it can lead to paresthesia. नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ नीडेड टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल. आप कोई इन्वेस्टमेंट मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका मेल्टिंग पॉइंट अलॉय का कितना है. ठीक है. अगर अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तो आपको इन्वेस्टमेंट मटेरियल भी ऐसा चेक करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा जो हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करके एग्जैक्ट डायमेंशंस प्रोड्यूस करे. ठीक है. सो द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिंग मटेरियल फॉर कास्ट ऑफ बेस मेटल अलॉयज इज़ फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है. फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर्स. नेक्स्ट, अ पेशेंट विद नो रेलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री वाज डायग्नोस्ड विद COVID-19. After 2 months he recovered. Later he developed swelling in the middle third of the face, dull gnawing pain in the upper jaw along with the elevated temperature. CT scans showed osteomyelitis as shown below. ठीक है. Which is the most likely the cause of this problem? तो यहाँ हो गई फंगल ऑस्टियोमाइलिटिस. क्या हो गई?
फंगल ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गई है। कोरोना वायरस डिजीज दैट इज कोविड-19 इज कॉज्ड बाय सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दैट इज SARS-CoV-2, serious acute respiratory syndrome COVID-2. It has been associated with wide range of opportunistic bacterial and fungal infections. Both Aspergillus and Candidal species have been reported as the main fungal pathogens for co-infection in COVID-19. Aspergillus और Candida दोनों affect करते हैं. Several cases of mucormycosis in the people have been reported in the world. The primary reason for appearance to be facilitating mucorale spores to germinate in the people. मतलब mucorale spores होते हैं, वो germinate कर जाते हैं और वो आइडियल इन्वायरमेंट उनको कैसे चाहिए होता है, लो ऑक्सीजन वाला होता है. तो कोविड-19 में पहले ही लो ऑक्सीजन हो गई होती है, हाई ग्लूकोज कंटेंट होता है और हाइपरग्लाइसीमिया पहले से होता है. स्टीरॉयड थेरेपी वो दे ही रहे थे जब कोविड की ट्रीटमेंट हो रही थी. तो उसमें पूरा जो ये सारी चीज़ें होती हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाई आयरन लेवल्स, इंक्रीज फेरेटिन्स, फेगोसिटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, WBC इंक्रीज कर जाते हैं, जो इम्यूनोसप्रेसेंट है वो भी दे रहे हैं. उन सभी की वजह से इतनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है कि फंगल इन्फेक्शन जो है बॉडी उठाना शुरू कर देती है. ठीक है. और जो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स थे जिनमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही थी, वहाँ से स्पोर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होके बॉडी के अंदर चल जाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, क्योंकि राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस इज़ द कॉज हियर दैट इज़ कॉजिंग ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ मैक्सिला. तो इन सारी फंगाइज का नाम मिला के इन्होंने लिख दिया यहाँ पे फंगल ऑस्टियोमाइलाइटिस. फंगल ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है अगर कोविड का पेशेंट है, उसके बाद ऐसी ऐसी हड्डी की शक्ल हो गई. तो नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इम्प्लांट रिटेन प्रोस्थेसिस इज व्हाट. देखो इम्प्लांट के ऊपर वी गो फॉर प्रोस्थेसिस. ठीक है. तो ये प्रोस्थेसिस गिर गई है, इम्प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है. तो ये जो इम्प्लांट और प्रोस्थेसिस के बीच का स्क्रू होता है वो स्क्रू लूज हो गया. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर फेलियर ऑफ इम्प्लांट रिटेन प्रोस्थेसिस. ठीक है. कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद डेंटल इम्प्लांट कुड बी मैकेनिकल, could be technical and could be biological. ठीक. Mechanical complications are screw loosening, screw fracture and cement failure. Screw loosening हो गई है, screw fracture हो गया, या फिर ये जो सीमेंट इन दोनों को जोड़ के रख रहा है वो हमारा फेल हो गया. ठीक है. सेकेंड इज टेक्निकल प्रॉब्लम्स, दैट इज़ फ्रेमवर्क ऑफ द इम्प्लांट. ठीक है. इम्प्लांट का जो फ्रेमवर्क होता है, जो चूड़ियाँ होती हैं यहाँ पे जिसके अंदर स्क्रू लगा होता है, वो चूड़ियाँ ही वो टूट गई होती हैं. ठीक है. सेकेंड इज़ फ्रैक्चर ऑफ पोर्सलेन वेनियर, ये जो पोर्सलेन का वेनियर बनाया ये टूट गया है. थर्ड आता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इम्प्लांट के साथ कॉम्प्लिकेशंस, दैट इज़ मार्जिनल बोन लॉस होना शुरू हो जाता है. ठीक है. जहाँ पे इम्प्लांट है अगर उसके और बोन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वहाँ पे मार्जिनल बोन लॉस थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, बिकॉज नो बोन इन द बॉडी कैन विथस्टैंड अ परपेंडिकुलर फोर्स. हर एक जगह एक्यूट फोर्सेज ही चाहिए होती हैं, इसीलिए हर चीज़ लिविंग यूनिवर्स में वो एक कर्व के साथ आती है. ठीक है. एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में एक और चीज़ हो सकती है, पेरी इम्प्लांटाइटिस हो सकता है. ठीक. बट मोस्ट कॉमन इज़ स्क्रू लूजनिंग. अगर इम्प्लांट रिटेन सिर्फ प्रोस्थेसिस जा रही है, इम्प्लांट नहीं जा रहा है, सिर्फ प्रोस्थेसिस जा रही है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इम्प्लांट एनालॉग. देखो इम्प्लांट एनालॉग जो है वो रेप्लिकेट करता है इम्प्लांट को इन द कास्ट. इट विल रेप्लिकेट द इम्प्लांट इन द कास्ट. अब इम्प्लांट में क्या क्या रेप्लिकेट कर रहा है, इम्प्लांट की डायरेक्शन रेप्लिकेट कर रहा है, इम्प्लांट कितनी हाइट का हो सकता है उतना वो रेप्लिकेट कर रहा है, और इम्प्लांट की लेंथ कितनी होनी चाहिए या विड्थ कितनी होनी चाहिए वो रेप्लिकेट कर रहा है, और बाकी दांतों से कितना दूर है इम्प्लांट वो भी रेप्लिकेट करता है कास्ट के अंदर. ठीक है. इम्प्लांट एनालॉग. लेट्स गो विद द थ्योरी. A laboratory analog or implant analog is a replica of an implant, abutment or attachment mechanism that is usually incorporated within the cast for prosthetic reconstruction. The analog provides a replica which shows exact position of the patient's implant. ठीक है. ये इम्प्लांट किस पोजीशन पे हमने लगाया है और उसके हिसाब से जो क्राउन बन के आएगा वो कैसा बनना चाहिए, वो एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो ये एनालॉग सप्लाई करता है. इम्प्लांट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स, एसेसरी कंपोनेंट्स. ठीक है. मेजर कंपोनेंट्स में हमारे पास आता है फिक्सचर, अबटमेंट एंड सुपर स्ट्रक्चर. क्या क्या चीज़ें, फिक्सचर, अबटमेंट एंड सुपर स्ट्रक्चर. फिक्सचर जो हमारा बोन के अंदर जाके फिक्स कर जाएगा. ठीक है. उसके अंदर आता है उसके ऊपर आता है हमारे पास अबटमेंट जो उसके ऊपर लगाते हैं कवर करने के लिए. ठीक है. और अबटमेंट के ऊपर जो भी चीज़ होती है दैट इज़ सुपर स्ट्रक्चर. एसेसरीज़ में क्या क्या चीज़ आती है, एसेसरी में आती है कवर स्क्रू और जिंजाइवल
फॉर्मर और जिंजाइवल हीलिंग अबटमेंट, ठीक है। जिंजाइवल फॉर्मर या जिंजाइवल हीलिंग अबटमेंट इज एन एसेसरीज। अब इम्प्लांट दो तरीके का दिया जाता है, या तो सबमर्ज्ड इम्प्लांट दिया जाता है या नॉन सबमर्ज्ड इम्प्लांट दिया जाता है। सबमर्ज्ड इम्प्लांट में हम कवर स्क्रू लगा सकते हैं और हीलिंग अबटमेंट लगा सकते हैं, और नॉन सबमर्ज में भी हम हीलिंग अबटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। नॉन सबमर्ज्ड इम्प्लांट में जो हीलिंग अबटमेंट वाला हिस्सा होता है वो बाहर निकला होता है ऐसे करके, ठीक है। ये बोन आ गई तो हीलिंग अबटमेंट वाला हिस्सा जो है बाहर निकला होता है, ठीक है। और जो सबमर्ज इम्प्लांट होता है उसमें हीलिंग अबटमेंट के वाला हिस्सा नहीं होता, उसमें डायरेक्ट कवर स्क्रू से इस इम्प्लांट को कवर कर दिया गया होता है। प्रोस्थेसिस में इम्प्लांट एनालॉग होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, इम्प्लांट एनालॉग एंड इम्प्लांट पोस्ट, ठीक। अब when making an impression for fabrication of implant prosthesis, the healing cap or cover screw is removed. The impression post is placed. Later the impression post becomes the impression. ठीक है, और the implant analog is the screwed to the impression post and then the cast is poured. The implant analog gives the position orientation of implant in the cast. ठीक है, क्या करते हैं हम, इम्प्लांट का कवर स्क्रू निकालते हैं। पहले तो इम्प्लांट का कवर स्क्रू निकाला, फिर इम्प्लांट के ऊपर इम्प्रेशन पोस्ट जो है उसको स्क्रू के अंदर टाइट कर देते हैं। इम्प्रेशन पोस्ट दांत के ऊपर स्क्रू उसके ऊपर लगी हुई है। अब इस इम्प्रेशन पोस्ट के साथ ही हम एक पूरा इम्प्रेशन लेते हैं, ठीक है। अब ये इम्प्रेशन पोस्ट में जो इम्प्रेशन आया है इस इम्प्रेशन को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और अब इस इम्प्रेशन पोस्ट को अनस्क्रू कर देंगे और इम्प्लांट को कवर कर देंगे फिर से कवर स्क्रू से, और यहाँ से जो पोस्ट अनस्क्रू की है उसको हम इम्प्रेशन के ऊपर ही लगा देंगे, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट डाई जो है वो हम पोर्स कर सकें, एग्जैक्ट कास्ट जो है हम पोर्स कर सकें। नेक्स्ट, ओपीजी शोइंग मल्टीपल रेडियोसेंसीज इज ऑफ 13-year-old बॉय हु प्रेजेंटेड विद मल्टीपल रेडियोसेंसीज इन द मैक्सिला एंड मैंडिबल। मैक्सिला और मैंडिबल दोनों में मल्टीपल रेडियोसेंसीज हैं। एज देयर इज सिनोस्टोसिस इन द फर्स्ट रिब, सिनोस्टोसिस है फर्स्ट रिब के अंदर, और बायलेटरल बाइफर्केशन है सिक्स्थ रिब के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ देयर आर प्लांटर पिट्स, यानी जो एडी के पास जो टेंडन जा रहा है ऊपर को उसके साइड पे प्लांटर पिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ ही मोस्ट लाइकली बी सफरिंग फ्रॉम? सो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम जॉ सिस्ट नीवस सिंड्रोम, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम और गॉर्लिन गॉल्ट्स सिंड्रोम, ठीक है। इट इज़ अ सिंड्रोम दैट इज़ इनफ्रीक्वेंट मल्टी सिस्टमिक डिजीज दैट इज़ इनहेरिटेड इन एन ऑटोजोमल फैशन। ऑटोजोमल फैशन में ये इनहेरिट होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे PTCH1 जीन जो है उसमें म्यूटेशन हो जाती है। कॉजेटिव फैक्टर इज़ PTCH1 जीन, उसमें म्यूटेशन हो जाती है, विच शोज़ हाई लेवल ऑफ पेनिट्रेशन एंड वेरिएबल एक्सप्रेसिवनेस इन द पेशेंट्स। कैरेक्टर क्या क्या होते हैं इसके अंदर? इसमें मल्टीपल ओडोंटोजेनिक केराटोसिस दिखाई देती हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा 75 से लेकर 97% केसेस में देखा जाता है, 50 to 97 केसेस में, ठीक है। मल्टीपल ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट इन 75% केसेस, बेसल सेल कार्सिनोमा फ्रॉम 50 to 97% केसेस, बाइफिड रिब्स आर इन 40% केसेस। बाइफिड रिब्स के बाद पाल्मर एंड प्लांटर पिट्स 60 to 90% केसेस में देखा जाता है, ऑलराइट। एंड देयर इज एक्टोपिक कैल्सिफिकेशन ऑफ द फाक्स सेरिब्राई, एक्टोपिक कैल्सिफिकेशन ऑफ फाक्स सेरिब्राई, ठीक है। ये 37 to 79% केसेस में देखा जाता है। सो दिस इज डिजीज इज NBCCS, निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा, जॉ सिस्ट बेसल नीवस बाइफिड रिब सिंड्रोम, गॉर्लिन गॉल्ट्स सिंड्रोम। नेक्स्ट इज डेंटिजरस सिस्ट अराइजेस फ्रॉम व्हाट? तो चारों ऑप्शन में से जो अनइरप्टेड टूथ होता है उसी के अराउंड डेंटिजरस सिस्ट जो है वो राइज करती है। डेंटिजरस सिस्ट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन इन्फ्लामेटरी ओडोंटोजेनिक cyst. Non-inflammatory odontogenic cyst. This cyst develops around the unerupted or impacted tooth due to the fluid accumulation between the follicular epithelium and unerupted tooth. Follicular epithelium और unerupted tooth के बीच में fluid की जब accumulation हो जाती है तो उससे dentigerous cyst बनता है, ठीक है। It involves most commonly mandibular third molar and maxillary canine. Mandibular third molar and maxillary canine में सबसे ज़्यादा predilection होती है इसकी। Which of the following pre-malignant lesion has highest malignant potential? Pre-malignant lesion में से erythroplakia has highest malignant potential. Which of the following pre-malignant lesion have highest malignant potential? चार ऑप्शन दिए हैं, syphilitic glossitis और lichen planus, erythroplakia and OSMF.
तो इनमें से एरिथ्रोप्लेकिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैलिग्नेंट पोटेंशियल रहता है, ठीक है। द WHO हैज़ डिफाइंड 2 टर्म्स, फर्स्ट इज प्री कैंसरस लीजन, ठीक है। प्री कैंसरस लीजन इज द मॉर्फोलॉजिकली अल्टर्ड टिश्यू इन विच द कैंसर इज मोर लाइकली टू अकर रादर दैन इट्स नॉर्मल काउंटर पार्ट। ये मॉर्फोलॉजिकली अल्टर्ड टिश्यू होता है प्री कैंसरस लीजन। दूसरी चीज़ है प्री कैंसरस कंडीशन, ठीक है, या फिर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। इट इज़ डिफाइंड एज अ जनरलाइज स्टेट, ये पूरी बॉडी का एक जनरलाइज स्टेट है जहाँ पे कैंसर इज सिग्निफिकेंटली एट अ हायर रिस्क, अकरेंस ऑफ कैंसर इज इंक्रीज इन दिस कंडीशन, प्री कैंसरस और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। मतलब कैंसर अकर करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो चुकी है। प्री मैलिग्नेंट लीजन में हमारे पास आते हैं ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोकेराटोसिस निकोटिना पैलेटनाई, कैंडिडियासिस एंड कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है। ये ऐसे मॉर्फोलॉजिकल अल्टर्ड टिश्यूज़ हैं जिनमें कैंसर ज़्यादा कॉमनली अकर कर सकता है रादर देन द नॉर्मल काउंटर पार्ट। अकर कर सकता है, करेगा नहीं, ठीक है। दूसरी आती है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, मतलब ओरल लाइकन प्लानस, एग्जाम्पल के लिए एक्टिनिक केराटोसिस, सिफिलिस, डिस्क्वाइड ल्यूपोसेरिथमेटोसिस, सिड्रोपेनिक डिस्फेजिया, ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस है। इस कंडीशन में कैंसर अकर करने की टेंडेंसी जो है वो हाई हो जाती है, रिस्क हायर हो जाता है कैंसर का। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर प्रीडोमिनेटली सीन इन चिल्ड्रन इज व्हाट? सबसे ज़्यादा कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर जो बच्चों में देखा जाता है दैट इज़ ई-विंग सार्कोमा। ई-विंग सार्कोमा से याद रखना, ई-विंग बच्चों वाला को विंग। लेट्स गो विद सर्टेन फैक्ट्स। मोस्ट कॉमन बेनाइन बोन ट्यूमर इज osteochondroma. Osteochondroma, most common benign bone tumor. Most common bone tumor in long bones is osteosarcoma. Bone tumor, long bones, osteosarcoma. Most common malignant tumor in children. Malignant tumor, most common osteosarcoma followed by Ewing sarcoma. ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा होता है फॉलोड बाय ईविंग सार्कोमा, ऑलराइट। फिर लास्ट में हमारे पास आता है मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर इज मल्टीपल माइलोमा, मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट मोलर द मेसोबक्कल रूट इज फ्रैक्चर्ड एंड गॉट डिस्प्लेस्ड। कॉम्प्लिकेशन दैट कुड इंक्लूड एक्सेप्ट, देखो अगर मेसोबक्कल रूट गई है मोलर की, वो भी मैक्सिलरी की, ठीक है, फर्स्ट मोलर बोला है, मैं ना मैक्सिलरी ना मैंडिबुलर बोला इसने, ठीक है, लेकिन हम इमेजिन करके चल रहे हैं मैक्सिलरी मोलर। तो मेसोबक्कल रूट सबसे ज़्यादा साइनस के पास होती है, तो साइनस वाली दिक्कतें आने शुरू हो सकती हैं, ठीक है। देयर कुड बी इंटरप्शन इन म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, देयर कुड बी अ सेप्टिक थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस एंड देयर कुड बी साइनोसाइटिस, ठीक है। बट जो चौथा ऑप्शन है दैट इज़ नर्व रिलेटेड इंजरी, कोई नर्व रिलेटेड इंजरी नहीं होती है मेसोबक्कल रूट की डिस्प्लेसमेंट से। The most common frequent complications of the displacement of mesiobuccal root in maxillary molar is maxillary sinus displacement. मतलब mesiobuccal root जो है maxillary sinus के अंदर displace कर जाती है, that leads to acute or chronic sinusitis, ठीक है। Oral bacterial flora is introduced into the sinus via the antral floor perforated during avulsion of the tooth or root. जो परफोरेशन होगी उससे ओरल एंट्रल कम्युनिकेशन बन गई, जिससे ओरल फ्लोरा साइनस में चल जा रहा है, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस हो जा रहा है। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी इरिटेट्स द म्यूकोजा एंड ब्लॉक्स द ऑस्टियम, जहाँ से जो साइनस की सिक्रीशन निकलती है ऑस्टियम, उसको ब्लॉक कर देता है। समटाइम्स कॉजिंग इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस ओवर टाइम, द लैटर लीडिंग टू पार्शियल और टोटल इंटरप्शन ऑफ म्यूकोसिलरी क्लियरेंस एंड रिड्यूसेस द परमिएबिलिटी ऑफ ऑस्टियम, ठीक है। इंट्रासाइनस ड्रेनेज विल बी डिस्टर्ब्ड एंड बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन इज इनिशिएटेड। जब साइनस के अंदर सुपर इन्फेक्शन हो जाता है तो बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा इनिशिएट हो जाती है। अ फ्यू रेयर केसेस ऑफ सेप्टिक थ्रोम्बोसिस और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस और फेशियल पेन along with intracranial abscess, meningitis and subdural empyema have also been seen, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैपिलॉन लेफेवरे सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद डिफेक्ट इन विच जीन? सो आंसर इज कैथेप्सिन सी जीन के अंदर डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पैपिलॉन लेफेवरे सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से सारे दांत जो है वो मोबाइल होते हैं। पैपिलॉन लेफेवरे सिंड्रोम इज रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर दैट इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय पाल्मोप्लांटर केराटोसिस। क्या होगा? पाल्मोप्लांटर केराटोसिस होगा। पूरे पाम और जो प्लांट जो नीचे
पैरों के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे केराटोसिस ज़्यादा हो जाती है, केराटिन डिपॉजिटेशन ज़्यादा हो जाती है. अलॉन्ग विद दिस देयर इज़ पेरियोडोंटाइटिस. मोस्ट पेशेंट्स एग्जिबिट म्यूटेशन इन कैथेप्सिन C CTSC gene. Cathepsin C is CTSC gene located on the chromosome number 11q14 q21. कौन से पे 11q14 q21 पे लोकेटेड होती है. CTSC mutations may alter the growth and development of the skin, impair the immune response and increase the susceptibility to infection in people. ठीक है. Next, long phase syndrome, that is LFH syndrome, is what? Long phase in syndrome is due to adenoid faces. ठीक है. Adenoid faces, also known as the long phase syndrome, refers to an open-mouthed face children with adenoid hypertrophy. ऐसे बच्चे जिनमें एडिनॉइड का हाइपरट्रॉफी हो गया, उनका मुंह खुला रहता है, दैट इज नोन एज लॉन्ग फेस सिंड्रोम. हाइपरट्रॉफी ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यूज इन द एडिनॉइड्स इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन. अब नाक बंद रहेगा तो माउथ विल ऑलवेज बी ओपन, क्योंकि वो एयरवे को पेटेंट करवाने के लिए ये चीज़ कर रहा है, क्योंकि उसका नाक जो है वो कंजेशन हो चुका है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लिम्फेटिक एडिनॉइड्स हैं वो फूल चुके हैं. इसीलिए ये पेशेंट जो होते हैं वो ऑब्लिगेटरी माउथ ब्रीदर होते हैं लॉन्ग फेस सिंड्रोम में. persistent mouth breathing is seen due to the nasal obstruction in children, and it may be associated with the development of craniofacial anomalies such as adenoid faces or long face syndrome. Next, C4 epimer of glucose is what? C4 epimer of glucose is galactose. ठीक, 3 एपिमर होते हैं ग्लूकोज के. पहला आता है दैट इज मैनोज, डेक्स्ट्रोमैनोज, दैट इज एपिमर एट C2. एपिमर बनता है C2 पर. ठीक है. डी नेगेटिव ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज आता है नॉर्मल, और फिर आता है डी गैलेक्टोज. गैलेक्टोज में एपिमर बनता है C4 पे. ठीक है. C4 पे गैलेक्टोज में बनता है और नॉर्मल ग्लूकोज आ गया. फिर उसके बाद C2 पे हमारे पास मैनोज में बनता है एपिमर. ठीक है. नेक्स्ट, केरी स्कैन, CARIES, केरीज स्कैन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? केरी स्कैन एक डिवाइस होता है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इम्पिडेंस फॉर केरीज डिटेक्शन. क्या चीज़? इलेक्ट्रॉनिक इम्पिडेंस फॉर केरीज डिटेक्शन. Caries impedance spectroscopy consists of an application of multiple electrical frequencies for the diagnosis of both occlusal caries and smooth surface caries by a device known as Caries Scan Pro. Caries Scan Pro device allows to detect the state of tooth structure. ठीक है. कितना साउंड टूथ स्ट्रक्चर है ये डिटेक्ट करता है, अर्ली स्टेज ऑफ डीमिनरलाइजेशन को डिटेक्ट करता है, एंड बैडली डिकेड जो स्टेट है टूथ स्ट्रक्चर का उसको भी डिटेक्ट करता है. बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज़ कर रहा है for impedance checking in spectroscopy. Next, in addition to FAST, FAST, eFAST is used to assess which of the following organ? eFAST. देखो eFAST जो है वो lungs और pleura को भी assess कर लेता है. eFAST is extended focused assessment with sonography for trauma. Extended focused assessment with sonography for trauma with additional evaluation of thoracic cavity, anterior chest wall to allow early detection of hydrothorax or pneumothorax in the patient. Next, a child with cough and sore throat was prescribed an antibiotic and later developed a rash. Which antibiotic is most likely to cause this kind of rash? ठीक है, तो आंसर is ampicillin. ठीक है. The patient probably had infectious mononucleosis presenting with cough and sore throat. The risk of rashes due to ampicillin is increased in the patients with infectious mononucleosis. ठीक है. Skin rashes are all types of caused by mainly allergy to penicillin. The incidence of skin rashes include to be highest in the use of ampicillin at about 9%. ठीक है. 9% केसेस एम्पिसिलिन में स्किन रैशेज होते हैं. रैशेज फॉलो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पिसिलिन frequently in the patients with infectious mononucleosis. But in such cases, the patient can tolerate subsequent courses of ampicillin without experiencing a rash. मतलब एक बारी रैश हो गया, उसके बाद जो डोज है वो कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. रैश एक ही बार होगा इसमें, तो ये वाली डोज जो है उसको कंप्लीट कर लेनी चाहिए. Next, the difference between the highest and the lowest value in the data set is called as what?
एक हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस आता है दैट इज नोन एज अ रेंज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू टेल द स्टेटस ऑफ हीट एक्सपोजर इन वैक्सीन्स? तो आंसर इज VVM, वैक्सीन वायल मॉनिटर। ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर में सिंपल सा तरीका होता है, एक कोल्ड चेन रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वायल यूज़ करने लायक है या फिर नहीं है। VVM में दो चीज़ें होती हैं, आउटर ब्लू सर्कल होता है और इनर वाइट स्क्वायर होता है। अब 4 ग्रेड आते हैं इसके अंदर। ग्रेड 1 तब हम कहते हैं जब अंदर का जो वाइट, ये वाइट होगा बिल्कुल, एंड दिस विल बी ब्लू। जो अंदर का स्क्वायर है उसका कलर ज़रा भी चेंज नहीं होगा और टेम्परेचर वगैरह अगर बिल्कुल सही है तो दैट विल बी अंडर ग्रेड 1। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर वगैरह डिरेंज कर जाता है, ठीक है, या फिर जो वायल है उसे प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता, तो अंदर वाला स्क्वायर जो है, जो वाइट वाला स्क्वायर है, वो हल्का हल्का डार्क होने लग पड़ता है, हल्का डार्कर शेड आ जाता है ब्लू की तरफ। ठीक है, लेकिन ये बाहर वाले ब्लू से अभी तक लाइट होता है, लेकिन कलर चेंज हो चुका है, दैट इज़ नोन एज ग्रेड 2। मतलब हल्का ब्लू अंदर स्क्वायर के अंदर और बाहर वाला ब्लू इससे डार्कर होगा, इससे डार्कर होगा। अब ग्रेड 3 हम तब कहते हैं जब बाहर वाले सर्कल का ब्लू कलर जो है वो अंदर वाले स्क्वायर के कलर के साथ मैच कर जाए, मतलब स्क्वायर का कलर डार्क होते होते बाहर वाले ब्लू के साथ मैच कर जाता है, दैट इज़ नोन एज ग्रेड 3। ठीक है, फिर आता है ग्रेड 4। ग्रेड 4 में अंदर वाला जो स्क्वायर है वो इतना डार्क ब्लू हो जाता है कि बाहर वाले ब्लू से ज़्यादा डार्क दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू WHO ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ये दोनों जो वायल्स होते हैं वो यूजेबल होते हैं, लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 वाले वायल्स यूजेबल नहीं होते, उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, नहीं तो दे विल कॉज फर्दर प्रॉब्लम्स इन द पेशेंट।